गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में भी देखा जाता है। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। उन्होंने उसके बाद है डेनिंग। W.A. डेनिंग ने अपनी रचना ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज पार्ट 1 में अरस्तु को पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान आरंभ करने वाला विचारक कहा। उनकी महान रचना पॉलिटिक्स है, वो राजनीति विज्ञान की अनुपम निधि है। अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है और राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान की गरिमा प्रदान करने का कार्य किया है। उन्होंने राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के अंदर अंतर किया है। और अब हम देखते हैं कि अरस्तु को किन कारणों से उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए जिसके कारण उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। अभी हमने जो पढ़ा उसमें आपके दो छोटे क्वेश्चन बनते हैं। पहला है अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने कहा, तो मैक्सी ने अरस्तु को पहला राजनीतिक विचारक कहा है। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक किसने कहा, ये डेनिंग है। डेनिंग ने उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा है। छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद है अब वो पॉइंट जिनके कारण अरस्तु की वो देन, वो योग्यताएं, उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है। पहला है अरस्तु के द्वारा आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। आगमनात्मक विधि यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसके अंदर सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है। अर्थात पहले जो हम नियम बनाना चाहते हैं, सिद्धांत बनाना चाहते हैं, उसको लेकर पहले से कोई कल्पना नहीं की जाती, वरन हमारे सामने जो सामान्य उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों से जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उनसे एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। ये आगमनात्मक विधि है। जैसे उदाहरण के लिए अपने कौवा को ले लेते हैं, तो मान लो किसी वैज्ञानिक ने जोधपुर में कौवा देखा तो उसका रंग काला था। फिर वो आगे जयपुर गए, वहाँ देखा, वहाँ भी काला। दिल्ली गए, वहाँ भी काला। केरल गए तो वहाँ भी काला। इसी तरह उन्होंने विभिन्न उदाहरण लिए, वहाँ कौवे काले हैं। तो फिर एक विशेष नियम क्या बन गया, वे कौवा काला होता है। तो इसी तरह अरस्तु ने अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन किया, मतलब उनके समय के जो थे सभी का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ये उनकी विधि है, आगमनात्मक विधि। दूसरा उनका कार्य राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करना। प्लेटो है वो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक ही मानता है, उनमें कोई भेद नहीं करता। वहीं अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय माना और नीति शास्त्र से पृथक किया। उन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र अपने आप में साध्य है, उसके समय के उद्देश्य और लक्ष्य हैं। यथार्थवादी विचारक अरस्तु प्रथम विचारक थे जिन्होंने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण विचार दिया। जैसे प्लेटो का हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं, तो हम देखते हैं कि वो आदर्श राज्य की बात करता है। वो बताता है भी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक नैतिक टारगेट देता है। और जबकि अरस्तु है वो बताते हैं क्या है और हम जो है उससे और अच्छा कैसे अपना सकते हैं। अतिवाद से बच गए, वह मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल देता है। वो सरकारों के अंदर भी मध्यम मार्गीय रास्ते को अपनाने का बल देता है। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। अरस्तु पहला विचारक था जिसने राज्य के पूरे सिद्धांत का वर्णन किया, अर्थात राज्य का जन्म, उसका विकास, उसके विभिन्न स्वरूप और संविधान की रचना कैसे होती है, सरकारों के विभिन्न प्रकार, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता, क्रांति आदि अनेक विषयों पर उन्होंने विस्तार से कार्य किया है। वे सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन के विषय हैं। इन विषयों पर उन्होंने इतना व्यापक कार्य किया है कि उन्हें आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाने लगा।
संविधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण। अरस्तु पहले यूनानी विचारक थे जिन्होंने संविधान और उसका विभिन्न वर्गीकरण किया। अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित 158 देशों के संविधानों का सूक्ष्म अध्ययन किया। उस अध्ययन के बाद उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया। उन्होंने संविधान का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया है। पहला संख्या और दूसरा गुणों के आधार पर। संख्या में उन्होंने बताया एक व्यक्ति के पास शक्ति हो, कुछ व्यक्तियों के पास शक्ति हो या बहुत सारे व्यक्तियों के पास शक्ति हो। इसी वर्गीकरण को गुणों के आधार पर देखें तो उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति के पास शक्ति है और वो जनता के हित में कार्य कर रही है, उसका उद्देश्य है वो अच्छा है, गुण या उद्देश्य, तो इसका मतलब वहाँ राजतंत्र है। अगर वह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है एक व्यक्ति, तो वहाँ पर निरंकुश तंत्र है। इसी प्रकार अरस्तु ने कुछ व्यक्तियों के हाथों में शक्ति संख्या के आधार पर उसका अगर अच्छा रूप देखें, अच्छा आदर्श देखें, तो उसके अंदर आएगा कुलीन तंत्र, और उसी को अगर वह व्यक्तिगत वर्ग के हित में लग जाते हैं तो उसे धनिक तंत्र के अंदर बांटा है। फिर बहुत व्यक्तियों के हाथों में संख्या, बहुसंख्यकों का शासन, तो इसमें उन्होंने अच्छे रूप में पॉलिटी शब्द का यूज़ किया है, और उसके विकृत रूप में उन्होंने डेमोक्रेसी का यूज़ किया है। ये था अरस्तु के द्वारा संविधानों या सरकार का वर्गीकरण। अरस्तु पहले विचारक थे जिन्होंने संविधान और संविधानवाद के संबंध में विचार दिए। तो अब देखो यहाँ प्रश्न बन रहा है कि संविधान और संविधानवाद के जनक कौन हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? अरस्तु हैं, वो संविधान और संविधानवाद के जनक हैं। नेक्स्ट जो अरस्तु का योगदान है वह है नागरिकता की व्याख्या। अरस्तु के द्वारा नागरिकता की व्याख्या की गई। उन्होंने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंदर नागरिकता की व्याख्या की है। नागरिकता से उनका तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो शासन कार्यों में भाग ले, वह नागरिक है। और नागरिकता के संबंध में उन्होंने कुछ शर्तें बताई हैं। शर्तों में आवश्यक शर्त है अवकाश। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो शासन कार्यों में भाग ले वो नागरिक है, और उसके लिए शर्त है अवकाश, उसके पास अवकाश होना चाहिए। अवकाश के लिए उन्होंने बताया कि नागरिक के पास संपत्ति हो और उसके पास दास हो। जो दास है वो उससे संबंधित सारे कार्य करेगा, तब उसके पास पर्याप्त मात्रा में अवकाश होगा, और इसी अवकाश का उपयोग वो शासन कार्यों में भागीदार के रूप में अपनाएगा। तो अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी विचार है वह वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था से मैच तो नहीं खाता, लेकिन फिर भी सर्वप्रथम आज से ईसा पूर्व, जैसे हमने कल पढ़ा था कि 384 ईसा पूर्व अरस्तु का जन्म हुआ था, तो इतने साल पहले, लगभग 2200-2300 वर्ष पहले उन्हें नागरिकता का विचार दिया। हालांकि वो सीमित संख्या में नागरिकता का विचार देता है, लेकिन हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है, पहल करना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु के विचारों में कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया गया। प्लेटो ने जहाँ लॉज में कानून के शासन की बात की है, अरस्तु उसी कानून के शासन से प्रभावित हैं और वह कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार कानून व्यक्ति और शासन सभी से ऊपर है, और जहाँ प्लेटो है आदर्श दार्शनिक शासन में अति मानव की बात करता है, वहीं अरस्तु है वो अति विज्ञान का अन्वेषण करना चाहते हैं और राज्य को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं। कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक शासन की वांछनीयता में उनका विश्वास है, इसीलिए उन्हें संविधानवाद का पिता या संविधानवाद का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने कानून के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे वैधानिक संप्रभुता का जन्म हुआ। अब यहाँ भी प्रश्न बन रहा है, वैधानिक संप्रभुता के जनक कौन थे? अरस्तु। आगे चलकर इसी वैधानिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता पर ग्रेशियस, बेंथम, हॉब्स, ऑस्टिन, लास्की आदि ने कार्य किया है। अब हम अरस्तु की
आगामी देन देखते हैं। सरकार के अंगों का निर्धारण। अरस्तु ने सरकार को 3 अंगों नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक में निरूपण किया है। पहला विचारक जिसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है वह भी अरस्तु है। उन्होंने, जिसे हम आज कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कहते हैं, उस समय अरस्तु ने नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक कार्य में 3 भागों में बांटा था। अरस्तु ने इन विभिन्न शासकीय अंगों के पूरे संगठन, कार्यक्षेत्र, शक्तियों के बारे में विस्तृत विवेचन किया है और इसी से अरस्तु ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की खोज में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट योगदान है राजनीति पर भौगोलिक आर्थिक प्रभावों का अध्ययन। अरस्तु ने राजनीति पर पड़ने वाले भूगोलिक और आर्थिक प्रभावों पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने उन तथ्यों का प्रतिपादन किया। संपत्ति का लक्ष्य। अरस्तु ने संपत्ति का अधिकार है वो नागरिकों को दिया है और संपत्ति के वितरण के बारे में भी, मतलब संपत्ति का किस प्रकार उपभोग हो सकता है, उसके 3 रूप बताए हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा है, एक तो है व्यक्तिगत संपत्ति हो और उसका सार्वजनिक प्रयोग हो, एक है सार्वजनिक संपत्ति हो और उसका व्यक्तिगत प्रयोग हो, और दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति हो और सार्वजनिक ही प्रयोग हो। इन तीनों प्रकार की संपत्तियों में अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति हो और उसका सार्वजनिक प्रयोग हो को सबसे अच्छा तरीका मानते हैं उत्पादन और वितरण के साधनों में। इससे अरस्तु कहते हैं कि समाज में आर्थिक असमानता है वो नहीं बढ़ेगी। और संपत्ति के संबंध में उन्होंने ये भी कहा है कि संपत्ति प्राप्ति के 2 साधन होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक के अंदर व्यक्ति समय की मेहनत से संपत्ति का अर्जन करता है। कृत्रिम में ब्याज, जैसे किसी को टैक्स वो पैसा दिया फिर ब्याज लिया, सूदखोरी, तो वह सूदखोरी को सही नहीं मानते। तो इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु वास्तव में पहले राजनीति वैज्ञानिक हैं और उन्होंने राजनीति को पूर्ण विज्ञान प्रदान करने के लिए बहुत सी नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वह एक यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक हैं जिन्होंने राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक कर स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। धन्यवाद।